हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अनसीन पैसेज की कंप्लीट थ्योरी और उसके दो एग्जांपल्स यानी दो उसके जो टाइप्स होते हैं। तो अभी तो आपको टाइप ना भी पता हो, मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, एक फैक्चुअल होता है, एक डिस्कर्सिव होता है। उन दोनों के एक एक एग्जांपल्स हम लेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे अनसीन पैसेजेस को। यानी कि इस चैप्टर में हम मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, टिप्स देखेंगे, कुछ जो अनसीन पैसेजेस में इंपॉर्टेंट होती है, प्रोसीजर क्या होगा हमारा अनसीन पैसेजेस को अटेम्प्ट करने का, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर का पैसेज भी हम लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज एक अनसीन यानी कि एक नया जो आज आपने पहले नहीं देखा होगा, एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, उसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात थी। दो तरह के अनसीन पैसेज होते हैं, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव फैक्चुअल में होता है कि फैक्चुअल में किसी प्रकार के फैक्ट, डिटेल्स, एनालिटिक ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले किया जाता है, बताया जाता है। जबकि दूसरा जो इसका टाइप है डिस्कर्सिव, उसमें किसी चीज़ का डिस्कशन, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट या किसी चीज़ को आपको मनवाने के लिए या कोई कहानी जैसा कुछ उसमें बताया जाता है, तो उसे हम डिस्कर्सिव पैसेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए अनसीन पैसेजेस के। नेक्स्ट ये टिप्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर आपको जल्दी में बताऊं तो बता देता हूं कि पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, जल्दी जल्दी रीडिंग करनी होगी। फोकस करिएगा इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको पेन या पेंसिल से। रीड करिएगा क्वेश्चंस को केयरफुली और पैसेज में जाके उसके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। आंसर जनरली लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, उसी सीक्वेंस में आंसर कर सकते हैं। और अपने शब्दों में आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, ना कि सेम टू सेम कॉपी करने का। और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस को, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसको वहाँ पे जहाँ पे पूछा गया है वहाँ पे रिप्लेस करके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको मीनिंग का बहुत अच्छा क्लोज गेस मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपका वोकेबलरी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो वोकेबलरी टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उस वक्त, क्योंकि अब वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट इसमें रहेगा। अगर आपकी अच्छी उतनी अच्छी नहीं है तो आप उस समय उसको रिप्लेस करके समझ सकते हैं कि कैसे कि क्या हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर। तो कैसे करेंगे ये हम आगे अभी देखेंगे, तो एकदम निश्चिंत रहिए आप। टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन द मल्टीपल चॉइस, गो थ्रू ऑल द ऑप्शन। तो सारे मल्टीपल चॉइस में आपको सारे ऑप्शन से जाना है और बार बार पैसेज को रीड कर लेना है अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आए या कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी पैसेज को अटेम्प्ट करने की? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही आ गया। पहला तो हमें पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है फर्स्ट टाइम। सेकंड, उसमें जो मेन आइडियाज़ हैं और जो डिटेल्स हैं उस पैसेज में, उसको उसको मार्क कर लीजिए आप वहीं पे पैसेज में। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी शब्द हैं उनको गेस करने की कोशिश कीजिए कंटेक्स्ट से। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, हम क्या करेंगे अभी, सिंपल रीडिंग करेंगे। जो वोकेबलरी हमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, वर्ड्स जो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, हम उसको सिंपल अंडरलाइन कर देंगे और उसके बेसिस पे हम एंड में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए वहीं से बनते हैं। तो ठीक है, हम गेस करेंगे कंटेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। और क्विकली स्किम थ्रू द क्वेश्चंस, स्किम कर लीजिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। और इसके बाद ज़्यादातर आंसर्स आपको मिल जाते हैं, आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मिल जाते हैं आंसर। अब क्या करिए, अब वापस से पैसेज को रीड करिए ताकि और काउंटर चेक करिए कि अगर आपके आंसर सही हैं जो आपने सोचे थे, क्या वही है ना। और दूसरे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स ढूंढिए। जब आप आंसर लिख रहे हो तो बहुत ब्रीफ रहिए, बहुत छोटे में लिखिए आंसर को, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के सवाल होते हैं। और टू द पॉइंट रहिए, पॉइंट से दूर मत जाइए, बात को बहुत लंबा खींचिए नहीं। रीफ्रेज योर आंसर्स, डू नॉट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट। अपने आंसर्स को अपने शब्दों में लिखिए, उसको कॉपी मत करिए टेक्स्ट से। ठीक है, और आंसर द क्वेश्चन इन द करस्पॉन्डिंग टेंस ऑफ द क्वेश्चन। टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके नंबर यहाँ पे कट हो जाएंगे। चलिए, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक पैसेज की तरफ। ये एक डिस्कर्सिव पैसेज मैंने लिया है, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इसी साल के सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया हुआ पैसेज है, तो आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। बाकी आप वीडियो देख करके भी जाके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप मैं यहाँ पे भी आपको करा ही दूंगा। तो हम जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी तैयार हो जाइए, आप भी साथ साथ पढ़िए मेरे। और जो शब्द हमको नहीं समझ में आएंगे वोकेबलरी के, मैं उसको अंडरलाइन करता जाऊंगा ब्लू कलर से। चलिए, हु डजन नो हाउ टू कुक राइस। ठीक है, ये देखिए, रीड द पैसेज गिवन ब्लू। हु डजन नो हाउ टू कुक राइस, कुकिंग राइस हार्डली टेक्स टाइम्स, सेड माई फादर। तो ये इनके फादर कह रहे हैं कि राइस कुक करना किसको नहीं आता है, कुकिंग राइस में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं रीडिंग कर रहा हूँ सिंपल अभी। ठीक है, सो आई चैलेंज्ड माई सेल्फ, आई स्विच फ्रॉम न्यूज टू यूट्यूब एंड टाइप्ड हाउ टू कुक राइस, आई टुक
ठीक है, मेरे ख्याल से आप कर पा रहे होंगे। आई टुक 1.5 cups ऑफ राइस सिंस आई डिडंट हैव द एक्सेस टू अ राइस कुकर आई put the rice in a big pot. Firstly, the rice has to be washed to get rid of dust and starch. I thought I won't be able to drain the rice and that it will fall out of the pot. I observed the chef as I swirled the rice around and used my dexterous hand. देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है। डेक्स्ट्रस का मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे हैं आपकी वोकेबलरी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल इसे अंडरलाइन कर दीजिए और छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। Hands to drain it, not once, not twice, but 3 times. I looked down at the sink and saw less than 50 grains that made their way out of the pot. Suffice to say, suffice to say, I was up to the mark. Suffice का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, क्या मतलब है कि उसके फादर का एक बच्चा है, किसी के उसके फादर कह रहे हैं कि किसी कुक करना नहीं आता राइस, और राइस को कुक करने में एकदम समय नहीं लगता है। तो उसने क्या किया, यूट्यूब लगाया और यूट्यूब पे टाइप किया हाउ टू कुक राइस, और उसके बाद उसने कुक करना शुरू कर दिया। पहले उसने राइस को धोया अच्छे से, ठीक है, 3 बार वॉश किया अच्छे से उस अपने डेक्स्ट्रस हैंड्स की मदद से। क्या मतलब है हम देखेंगे बाद में। और बाद में सिंक की तरफ देखा और कुछ 50 ग्रेन्स उसने देखे कि गिर गए हैं, लेकिन ठीक थे वो, कोई ज़्यादा उसमें वो बात नहीं थी। चलिए, द वीडियो स्टेटेड दैट द की टू परफेक्ट राइस इज इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड वाटर. आई हैड हर्ड दैट प्रोफेशनल्स डोंट नीड टू मेजर everything. They just know what the right amount is. But as this was my first time in the kitchen, I decided to experiment by not measuring the water needed for boiling the rice. I wanted the rice to be firm when bitten, just like pasta. I don't enjoy the texture of mushy rice. Mushy का मतलब हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है। चलिए, it has to have that chutzpah. ठीक है, chutzpah क्या होता है ये बाद में देखेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ टू रेजिस्ट माई बाइटिंग पावर जस्ट फॉर अ बिट बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग। तो डिसइंटीग्रेटिंग तो पता होगा, सिंपल शब्द है, मतलब टूट जाना। ठीक है, आफ्टर वॉट सीम्ड लाइक 10 minutes ऑल द वाटर डिसअपियर्ड. आई वेंट इन टू गिव इट अ गुड स्टर. टू माई सरप्राइज सम ऑफ द राइट गॉट स्टक टू द पॉट. आई ट्राइड टू स्क्रेप इट ऑफ बट टू नो अवेल. ठीक है, अवेल का मतलब ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए, at the same time, there was a burning smell coming from it. I quickly turned the stove off. What have you done to the kitchen? Shouted mother. While coming towards the kitchen, I managed to ward her off. Ward her off का मतलब ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए, फाइनली हमारा लास्ट पैराग्राफ आ गया, तो फाइनली से ये भी स्टार्टेड भी है। तो फाइनली व्हेन द टाइम केम टू टेस्ट माई क्रिएशन, आई वॉज सरप्राइज्ड. इट वॉजंट बैड एट ऑल. द राइस हैड द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी. ठीक है, कंसिस्टेंसी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। श्योर अ बिट लिटिल मोर सॉल्ट वुड हैव बीन बेटर, बट आई वुड जस्ट एडेड दैट वाइल ईटिंग. द एक्सपीरियंस वॉज फेयरली रिवार्डिंग एंड मेमोरेबल. इट टॉट मी अ न्यू सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज हु कुक फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस एट होम और एंगेज इन अ गाँव में क्रिएशंस प्रोफेशनली. ठीक है, गाँव में प्रोफेशनल क्रिएशन प्रोफेशनली हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे बस। अब सुनिए, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बात क्या हो रही है। देखिए, इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई कि कुकिंग किसको बनाया नहीं आता। उसके फादर ने कहा, तो उसने चैलेंज ले लिया कि नहीं मैं कुकिंग करूँगा। उसके बाद उसने उसको धोया और उसको चढ़ा दिया गैस पे। गैस पे चढ़ाने के बाद उसने वीडियो से बना रहा था वो, तो वीडियो देखा उसने, परफेक्ट अमाउंट होना चाहिए राइस और वाटर का, इक्वल होना चाहिए। तो उसने देख करके फिर उसने राइट अमाउंट डाला उसमें, और इसने ज़्यादा उसमें मेजर नहीं किया, उसने ऐसे अंदाज से डाल दिया। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट बनने के लिए उसने ऐसे डाल दिया। उसके बाद उसने कहा कि कुछ उसमें ऐसा राइस बनना चाहिए जिसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो, तुरंत ना टूट जाए। ठीक है, 10 मिनट बाद सारा पानी उड़ गया, उसका थोड़ा सा जल गया उसका राइस नीचे से, और नीचे से चिपक गया। उसने उसको स्क्रैप करने की कोशिश की। स्क्रैप का मतलब तो आपको पता होगा कि उसको उखाड़ने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके साथ साथ एक बर्निंग स्मेल भी आ रही थी। और उसके बाद उसने स्टोव ऑफ कर दिया और उसकी मम्मी चिल्लाई कि व्हाट हैव यू डन टू द किचन।
वाइल कमिंग टुवर्ड्स द किचन, लेकिन उन्होंने उसको वार्ड हर ऑफ किया। बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फाइनली जब उन्होंने टेस्ट किया तो बहुत सरप्राइज थे वो, क्योंकि राइस की बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी थी, वो एकदम परफेक्ट बना था जैसा उन्होंने सोचा था। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छा रहा, मेमोरेबल रहा, और बहुत रिस्पेक्ट हो गई उनके लिए, उन लोगों के लिए जो रेगुलर बेसिस पे फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी उनकी मदर्स या गाँव में क्रिएशंस प्रोफेशनली। क्या है देखते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद देखेंगे बस। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फादर क्वेश्चंस टू द नरेटर अबाउट नोइंग हाउ टू कुक राइस वाज इंटेंडेड टू। फादर ने जो क्वेश्चन किया नरेटर से कि किसको कुक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कैसे करेंगे, वो किस लिए था। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रिटिसाइज नरेटर्स लैक ऑफ एबिलिटीज, मेक द प्रोसेस साउंड सिंपल, एनकरेज द नरेटर टू टेक अप कुकिंग, शोकेस हिज एक्सपर्टाइज इन कुकिंग फूड। तो देखिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे वो, नहीं तो वो और टॉन्ट बाजी में बोलते। उन्होंने केवल बोला कि किसे नहीं आता है, सबको आता है, बहुत आसान होता है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है, ऐसा उन्होंने बोला था ना। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला था, हु डजंट नो हाउ टू कुक राइस, कुकिंग राइस हार्डली टेक्स टाइम। ठीक है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरह से बोला, तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। ठीक है, मेक द प्रोसेस साउंड सिंपल, हाँ थोड़ा सा सिंपल साउंड कराने के लिए, इतना भी आसान नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा सिंपल साउंड कराने के लिए उन्होंने बोला। एनकरेज द राइटर टू टेक अप कुकिंग, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो कुकिंग ही ले ले, कुकिंग का ही काम करना शुरू कर दे वो, ऐसा उन्होंने इस सेंस में उन्होंने नहीं कहा था। और शोकेस इन एक्सपर्टाइज इन कुकिंग राइस, तो थोड़ा थोड़ा ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, बेस्ट आंसर को हम टिक करेंगे, वो है मेक द प्रोसेस साउंड सिंपल। उस प्रोसेस को अच्छा सिंपल दिखाने के लिए, ताकि उसके वो कभी अगर उसको बाद में बनाने की ज़रूरत पड़े उनके बेटे को, तो उनको कभी हिचकिचाहट ना हो, क्योंकि उसने पहले भी बना रखा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई स्विच फ्रॉम न्यूज़ टू यूट्यूब। तो हमें ऐसा ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जहाँ पे स्विच का मीनिंग सेम हो। यहाँ पे स्विच का मीनिंग है चेंज्ड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में ही स्विच्ड ऑन द रेडियो, अरे रे रे रे, स्विच्ड ऑन द रेडियो, यहाँ पे तो टर्न ऑन की बात हो गई, बल्कि स्विच का क्या मतलब है, चेंज। तो बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लेंगे तो उसमें सबका स्विच का मतलब आ रहा है चेंज, लेकिन यहाँ पे स्विच का मतलब आ रहा है ऑन करना किसी चीज़ को। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, फॉरगेट दिस डाइट सप्लीमेंट एंड स्विच टू योगा, चेंज टू योगा। मॉम स्विच्ड फॉर टू रीडिंग फिक्शन, चेंज टू रीडिंग फिक्शन रिसेंटली बिकॉज शी वॉज बोर्ड विथ कुक बुक्स। द कंपनी विल स्विच द ट्रक्स, यानी चेंज द ट्रक्स टू अदर रूट्स टू ब्रिंग सिटी पॉल्यूशन डाउन। ठीक है, ब्रिंग डाउन सिटी पॉल्यूशन, तो बी सेकंड क्वेश्चन हो गया। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइस को एक यूटेंसिल में लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एरो साइज कटा के। चलिए सबसे पहले राइस को एक यूटेंसिल में लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वाटर का यूज़, जिससे हम राइस को वॉश कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पानी को उस राइस को पानी में स्वेल करेंगे, यानी गोल गोल घुमाएंगे जिससे वो एकदम साफ़ हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन कर देंगे। और इसी प्रोसेस को 3 बार, उसने कहा था ना कि 1 नॉट 2 नॉट 3 टाइम्स बल्कि हमको करना है काम। तो क्या हमारा ऑर्डर आ गया, देखिए यहाँ पे थर्ड वाला ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 41532। ठीक है, 41532 वाला ऑर्डर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नरेटर सेज ही हैज डेक्स्ट्रस हैंड, ही वुड हैव हैड अ प्रॉब्लम हैड इट बीन द अपोजिट। तो डेक्स्ट्रस याद कीजिए, हमने अंडरलाइन किया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपको मतलब पता ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप बहुत आसानी से सब क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस की होती है, एक्सपर्ट किसी फील्ड में कहते हैं ना, तो एक्सपर्ट यहाँ पे मीनिंग आता है डेक्स्ट्रस का। तो मैं एक्सपर्ट हैंड्स, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को ही मॉक करने के लिए एक्सपर्ट हैंड्स बोला, बल्कि वो एक्सपर्ट हैंड नहीं पहली बार कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कहता है कि उसके पास डेक्स्ट्रस हैंड, एक्सपर्ट के हैंड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो, कैसे हैंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लमजी हैंड्स होते हैं। ठीक है, अनकंफर्टेबल नहीं होते, अनक्लियर नहीं होते, क्लूलेस नहीं होते, क्लमजी हैंड्स होते हैं उनके पास। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते, वो कोई काम कर नहीं पाता, लेकिन वो एक्सपर्ट के हैंड थे तो बहुत आसानी से वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो ऑफ राइस टू वाटर फॉर परफेक्ट कुकिंग। तो 50-50% आपको मैंने हम पढ़े थे पैसेज में, तो ये वाला हो जाएगा इमेज 1, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट, तो ये देखिए ये तो खैर उसी के लिए
विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, तो ये भी वही हो जाएगा। हाउ डिड मदर रिएक्ट टू द बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल पे मदर ने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ कमेंट किया, कुछ उन्होंने ब्रश्ड इट असाइड यानी उनको हटाया, कि नरेटर को हटा दिया, अपना संभाल लिया, हैंडल के सिचुएशन क्या किया, तो उन्होंने क्या कहा था, इंक्वायरी की थी, चिल्ला के उन्होंने बोला, पूछा था कि क्या कर दिया तुमने मेरे किचन को, तो इंक्वायरी की थी, ठीक है। तो हैंडल नहीं करने आई थी किचन को, कमेंट ही की कह सकते हैं, लेकिन बेटर हो जाएगा इंक्वायर्ड अबाउट इट, कि तुमने किचन को किया क्या, ठीक है, किचन को खराब कर दिया ये नहीं बोला, तुमने किचन में किया क्या, क्या व्हाट हैव यू डन टू माय किचन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फैक्ट दैट नरेटर रिस्क एक्सपेरिमेंटेशन ऑन हिज मेडन अटेम्प्ट इन द किचन शोज दैट ही वॉज, देखिए नरेटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने नापना कोई ख़ास ऐसे ज़रूरी नहीं समझा और अपने आप अंदाजे से ही उन्होंने पानी डाल दिया राइस में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि एकदम 50% है तो 50% नाप के करेंगे, और ऐसा काम कौन करता है, जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने भी वही किया। तो देखिए कंसेंशियस का मतलब होता है यहाँ पे होता है ईमानदार, नर्वस का मतलब आप जानते हैं घबराया हुआ, प्रेजेंटस का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास हो, और कर्टियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दान दया धर्म करने वाला हो। तो सीधी सी बात है यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में क्लियर आपको समझ में आ रहा हो कि प्रेजेंटस होगा, क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वासी थे अपने उसको लेकर के, अपनी कलाओं को लेकर के, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अंदाजे से पानी को डाल दिया। चलिए पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड चुचपा। चलिए ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि चुचपा का लोग समझ नहीं पाते हैं। हम अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड। चलिए यहाँ पे आप देखिए चुचपा लिखा हुआ है, इट हैज़ टू हैव दैट चुचपा, इट हैज़ टू रेजिस्ट माई बाइटिंग पावर जस्ट फॉर अ बिट बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग। हल्का सा अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है चुचपा। देखिए यहीं पे आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे मीनिंग लिखी हुई है, इट हैज़ टू हैव दैट चुचपा, इट हैज़ टू रेजिस्ट माई बाइटिंग पावर फॉर अ बिट बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग। बाइटिंग पावर को रेजिस्ट करना चाहिए बिफोर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ऐसा आदमी जो रेजिस्ट करता हो चीज़ों को, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग मानता हो, जो घबराया हुआ ना हो, उसे उसे अंदाज़ा हम चुचपा लगा देंगे अंदाजे से। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी चुचपा लिखा हुआ है वहाँ पे हम रेजिस्टेंट शब्द का, या छोड़िए स्ट्रॉन्ग शब्द का, सिंपल शब्द स्ट्रॉन्ग शब्द का यूज़ करेंगे। देखते हैं सबसे बेस्ट कहाँ पे आता है, ठीक है। आपको भी यही करना है एग्जाम में, अंदाज़ा लगाना है क्या हो सकता है, उसके बाद उसी को भर के देखना है कि कहाँ पे क्या आएगा। देखिए इट इज़ द कोर्ट्स ड्यूटी टू डिस्पेंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूट या गिव या प्रोवाइड चुचपा यानी स्ट्रेंथ टू एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो कोर्ट कैसे स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ तो इंसान के अंदर होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, वो तो अंदर होती, कोर्ट तो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग। चलिए द स्पीकर, यहाँ पे वाला स्टेटमेंट, द स्पीकर मे नॉट हैव मच ऑफ स्टेज प्रेजेंस बट यू हैव गॉट टू एडमिट शी इज गॉट चुचपा। तो स्पीकर जो है उनको बहुत ज़्यादा स्टेज पे कभी वो आई नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी, तुम्हें बात एडमिट करनी पड़ेगी कि शी इज़ गॉट चुचपा। चुचपा को हमको क्या रिप्लेस करना है, स्ट्रेंथ। शी मतलब शी इज़ स्ट्रांग सिंपली। हाँ ये तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो कभी स्टेज पे नहीं आई, लेकिन आज वो जब वो स्टेज पे खड़ी हैं तो भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, यानी वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली मेंटली फिजिकली तो मतलब नहीं, इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो घबराती नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, कोई और भी हो सकता है क्या। I would crack the code easily, which proved to be a chutzpah, and I was only one who could do so. तो मैंने क्रैक कर लिया कोड को, कोई कोड होगा उसको क्रैक कर लिया, विच प्रूव्ड मी टू बी अ चुचपा, चुचपा यानी स्ट्रांग। तो कोई कोड को अगर क्रैक करेगा तो इंटेलिजेंट होगा वो, स्ट्रांग या स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंट ऐसा कुछ तो मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर एकदम गलत हो गया। 4th ऑप्शन देखते हैं। After his father's demise, the daughter took over the family's chutzpah to save it from disaster. जब फादर की डेथ हो गई तो डॉटर ने क्या किया, फैमिलीज चुचपा, फैमिलीज स्ट्रेंथ, टुक ओवर फैमिलीज स्ट्रेंथ। इसका कोई सेंस आ रहा है,
नहीं आ रहा है। फैमिली स्ट्रेंथ को टेक ओवर कर लिया, कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने उसको संभाल लिया फैमिली को, लेकिन इस सेंटेंस में इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो सबसे बेस्ट सेंटेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला। तो यही आप आंसर टिक कर देंगे कि उनको वो स्ट्रांग थे इसलिए स्टेज पे भी जाके घबराई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स व्हाट डिड नॉट हैपन आफ्टर राइटर चेक्ड ऑन द राइस। क्या चीज़ ऐसी ऑप्शन चूज करनी है, क्या हुआ जब उन्होंने चेक किया राइस को। तो जब गए थे तो जलने लगा था राइस, तो टर्न ऑफ किया था, हाँ किया था। तो हमें क्या करना है, डिड नॉट क्या चीज़ नहीं हुई थी, तो टर्न ऑफ तो किया था। बीइंग टेकन अबैक बाय द कंडीशन ऑफ राइस, हाँ क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि जल गया है ये, तो ये भी नहीं होगा। फॉरगेटिंग टू स्क्रैप द राइस, नहीं उन्होंने स्क्रैप किया था राइस को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्मेलिंग द डिलीशियस अरोमा, आ ही नहीं रही थी डिलीशियस अरोमा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नाइन्थ का चलता है टेंथ पर। द नरेटर्स क्रिएशन वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट टू टेस्ट, वॉज वे ऑफ फ्रॉम ही वॉट ही वॉन्टेड, ओवरली सीजन क्वाइट डिस्टेस्टफुल। तो ये तीन तो होंगे नहीं, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बने थे। सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन बचता है। टेंथ के बाद चलते हैं 11th ऑप्शन पे। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द फाइनल फीलिंग्स ऑफ द राइटर विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस टू द कुकिंग एक्सपीरियंस। तो फाइनल फीलिंग फ्रस्ट्रेटिंग थी, नहीं थी, तो फाइनली फ्रस्ट्रेटिंग बिल्कुल नहीं थी, काट देंगे हम। एम्यूजिंग थी, हाँ एम्यूज हो गए थे, उनको लगा था कि हमारे बहुत ख़राब बनेगा, ठीक है, लेकिन ख़राब नहीं बना, तो एम्यूजिंग हो जाएगा। सेटिस्फाइंग थी, नहीं बल्कि अम्यूजिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो अम्यूज़ नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने जब खाया तो बस वो एक तरह से खुश हो गए, सेटिस्फाई हो गए, उतना ज़्यादा अम्यूज़ भी नहीं हुए थे, ठीक है। और बहुत हद तक तो देखिए जो मार्किंग स्कीम आती है उसके बेसिस पर ही हमको आइडिया लगाना होता है, तो उस बेसिस पर अम्यूजिंग भी हम नहीं आंसर करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाइंग हो जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए थे। डिसइल्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जैक्टिंग मतलब कोई बिल्कुल वो एकदम हाथ पैर छोड़ देना कि अब मुझे कोई संभालो, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है, तो ऐसा भी कंडीशन नहीं आई थी, तो एग्जैक्टिंग भी नहीं होगा। एनलाइटनिंग मतलब वही खुश हो गए, बहुत चैतन्य हो गए, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 और 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11th क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज, और ये है एक फैक्चुअल पैसेज। पहला वाला था डिस्कर्सिव पैसेज, आपने देखा कि क्या टाइप था क्वेश्चन का। अब आपको देखिए कि कैसे होते हैं फैक्चुअल पैसेजेस। तो देखिए इसमें पूरा फैक्ट बेस्ड पैसेज है, पूरा फैक्ट बेस्ड पैसेज में मतलब थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये। द प्रेजेंट जनरेशन इज वेल अपडेटेड इन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। प्रेजेंट जनरेशन, मैं अच्छा रीडिंग कर रहा हूँ सिंपल, और यहाँ पे कोई ऐसे वर्ड्स नहीं आपको मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी की जरूरत पड़े, तो मैं कुछ खास ऐसा अंडरलाइन भी नहीं करूँगा, मैं केवल सिंपल आपको रीडिंग करके दिखा रहा हूँ एक बार। द प्रेजेंट जनरेशन इज वेल अपडेटेड इन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर। द रैपिड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट फॉर द एकेडमिक पर्पज हैज चेंज्ड द फेस of education for everyone associated with it. Let's look at the data arising of a recent survey that was done to ascertain the time spent on the utilization of computer internet. तो ये देख सकते हैं आप, एक डेटा बना हुआ है कि कितने लोग यूटिलाइज करते हैं कंप्यूटर फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो रोज़ करते हैं तो ये वाली ग्राफ है, 2-3 डेज करते हैं वीक में तो ये वाला ग्राफ है, वंस अ मंथ करते हैं तो ये वाला ग्राफ है, और कभी भी नहीं करते हैं तो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। नहीं वंस अ मंथ करते हैं तो ये वाला ग्राफ है, कभी भी नहीं करते हैं तो ये वाला ग्राफ है, वंस अ वीक करते हैं तो ये वाला ग्राफ है। तो उसी तरह सबका करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर का यूज़, ईमेल का यूज़, इंटरनेट फॉर वर्क, इंटरनेट फॉर लेजर, तो ये आप करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। At present, many schools and universities have been implementing internet-based learning as it supplements the conventional teaching methods. The internet provides a wide variety of references and information to academics as well as scientific researchers. Students often turn it to do the academic assignment and project. तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो आप भी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कार्टून बना है, वो देख लीजिए। What they mean ऑल माई फैक्ट्स आर रॉन्ग, आई कॉपीड एवरीथिंग स्ट्रेट ऑफ द इंटरनेट। तो क्या मेरे सारे फैक्ट गलत हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब इंटरनेट से कॉपी किया है, ठीक है। ये बच्चा बोल रहा है और इसको एफ मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे सब गलत इसने लिख करके दिया था। चलिए
However, research on the net is very different from traditional library research, and the differences that can cause problems. The net is the tremendous resource, but it must be used carefully and critically. तो ये बात बोल रहा है कि रिसर्च जो नेट पे होती है वो बहुत डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल रिसर्च से, और नेट बहुत अच्छी रिसोर्स है लेकिन क्रिटिकली और केयरफुली यूज़ करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द 2018 academic student e-book experience survey conducted by LJ's Research Development and sponsored by EBSCO, when reading for pleasure, almost 74% of respondents said they preferred print books for leisure, whereas 45% of respondents choose e-books rather than a printed version for research and assignment. 74% ने चूज़ किया कि वो ई बुक पसंद करेंगे रिसर्च के काम के लिए, जबकि 45% ने पसंद किया कि वो ई बुक ना पसंद करके प्रिंटेड वर्जन्स पसंद करेंगे रिसर्च के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन आस्क्ड व्हाट ई बुक फीचर्स मेक देम फेवरेट फॉर रिसर्च. अब देखिए रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि मुझे ई बुक पसंद है. क्यों? तो द रिस्पॉन्डेंट्स वर क्लियर. वो बहुत क्लियर थे क्योंकि उन्हें पेज नंबर साइटेशन के लिए यूज़ करने के लिए मिलते थे. टॉप द लिस्ट 75%, फॉलोड बाय द एबिलिटी टू रिसर्च टेक्स्ट ऑन एंड to fit a device screen, this is 67%. The ability to bookmark pages, highlight text to take notes for later reference, 60%. Downloading the entire ebook, 57%. And allowing content to be transferred between devices, 43%, but with a varied responses. तो ये सारे responses थे उनके जिनके कारण वो ईबुक को ज़्यादा पसंद करते थे रिसर्च वगैरह के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चंस आ गए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन ऑफ द रीजन फॉर रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन इज द, क्या है देखिए, टेक्नो एफिशिएंसी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. तो ऐसा नहीं है, टेक्नो एफिशिएंसी कोई नहीं आई है. ठीक है, टेक्नो एफिशिएंसी वही है. एक्सपेंस ऑफ कोर्सेज ऑन टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज के बारे में, मतलब हमें पैसेज में कोई कोर्सेज के बारे में, टेक्नो एफिशिएंसी के बारे में बताया नहीं गया है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, ऐसा भी कुछ बताया नहीं गया है हमको. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, हाँ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट तो हो जाएगा क्योंकि आजकल हर किसी के पास इंटरनेट आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो उन ऑप्शन को पिक करना है जो कि सच नहीं है इनके हिसाब से. इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट फैमिलियर मेथड्स ऑफ एजुकेशन. तो क्या चीज़ें सही नहीं हैं? हाँ, तो देखिए, इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट फैमिलियर मेथड्स ऑफ एजुकेशन. तो ये बात तो सही है. ऐसा इसलिए सही है क्योंकि देखिए स्कूलों में भी जब कुछ ऐसा कुछ वाइट बोर्ड वगैरह लगवाया जाता है तो ब्लैक बोर्ड नहीं हटा दिए जाते हैं. तो इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे बेनिफिट होता है और ज़्यादा बेनिफिट होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से अकेले अभी तक ऐसा नहीं आ पाएगा. ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं आ पाया है. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू. तो नॉट ट्रू बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट नेट बेस्ड लर्निंग विल रिप्लेस फेस टू फेस एजुकेशन. तो देखिए इतना भी ज़्यादा नहीं डेवलप हो जाएगी टेक्नोलॉजी कि फेस टू फेस एजुकेशन को रिप्लेस करे, बहुत आगे की बात है ये. तो ऐसा कुछ पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं बताया जा रहा है. तो ये एक हमारा नॉट ट्रू में आ जाएगा. द रिसोर्सेज दैट नेट प्रोवाइड्स आर डेंजर टू द एजुकेशन सिस्टम. तो ठीक है, ये तो डेंजर तो नहीं है मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए जो नेट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम कर देंगे टिक क्योंकि नॉट ट्रू है. द करेंट टाइम हैज सीन द राइज इन द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग इंटरनेट फॉर अकेडमिक पर्पसेस. तो ये सही है, तो सही है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है. देखिए क्या ऑप्शन बनता है हमारा 2 और 3, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, द वर्ड ट्रेमेंडस एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 मीन्स सेम एज. तो बहुत सिंपल सा शब्द है ट्रेमेंडस, बहुत सिंपल कॉमन सा शब्द है, इसका इनक्रेडिबल हो जाएगा. बेस्ड ऑन द ग्राफिकल चार्ट इन द पैसेज, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स दैट डिपिक्शन ऑफ इंटरनेट यूजेज फॉर वर्क एंड लेजर फॉर वंस अ मंथ. एक महीने में जो यूज़ किया जा रहा है वर्क के लिए और लेजर के लिए, तो आपको दिखा दूं ग्राफ. एक महीने में यूज़ किया जा रहा है जो ग्राफ मैं आपको एरो से दिखाता हूँ, ये है फॉर वर्क और ये है फॉर लेजर. तो लगभग आप देख सकते हैं लेजर का ग्राफ जो है वो लगभग हाफ है. ठीक है, वर्क के ग्राफ से थोड़ा हाफ से कम है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली हाफ के बराबर मान सकते हैं. तो उससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, और इसी के लिए आपको ऑप्शन 3 टिक कर देंगे. सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा.
But it must be used carefully and critically. The idea of being careful and critical while using the internet is mainly a reference to, क्या चीज़ का रेफरेंस है, प्लेगरिज्म। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हार्डवेयर मेल फंक्शन से हमें कोई नुकसान नहीं, ट्रबल शूटिंग से हमें कोई नुकसान नहीं, फायर से हमें कोई नुकसान नहीं, कंप्यूटर ख़राब होगा। प्लेगरिज्म में क्या होता है, देखिए प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है कि आप किसी दूसरे का टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं अपने टेक्स्ट में। अब छुटपुट जगह जैसे आप अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में कोई चीज़ रख देंगे, डाल देंगे कुछ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल जा रहे हैं और प्लेगराइज टेक्स्ट अगर उसमें आपने डाल दिया, आप 1 सेकंड में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग मैच कराते हैं कि अगर आपका टेक्स्ट कहीं प्लेगराइज तो नहीं है। ठीक है, जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन वगैरह होता है वहाँ पर चेक किया जाता है कि कहीं कोई प्लेगराइज पोएम तो नहीं बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब का ध्यान आपको रखना पड़ता है। इसलिए इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है प्लेगरिज्म के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द यूजेज ऑफ ईमेल। ईमेल के यूजेज पे जो जो सही है। तो देखिए ये सब तो वही है, आपको बस ग्राफ देखना है, ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे तो बार बार इधर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो आप ग्राफ निकाल लीजिएगा अपने स्क्रीन पर, या आपके पास अगर सैम्पल पेपर है तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ईमेल का, इसमें से आप देख लीजिएगा, और इसमें से देख देख के आप उसको फिल कर देंगे तो आपके यही 2 ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से 2 ऑप्शन आएंगे, 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं, 2 आएगा एक, 18% यूज़ वंस अ मंथ, और लेस देन 15% नेवर यूज़ द ईमेल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 6 के बाद चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफिकल चार्ट पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द एरिया ऑफ जीरो रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। तो जीरो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए लोग जो वर्क के लिए और लेजर के लिए लगभग कभी ना कभी लोगों ने यूज़ किया होता है, इसलिए यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो वर्क और लेजर में दोनों जगह पे 0 वाला हमारा सही हो जाएगा। नेवर यूजिंग इंटरनेट फॉर वर्क और लेजर, ये एकदम 0 है। ठीक है, 0 रिस्पॉन्स है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने कभी यूज़ ना किया इंटरनेट को वर्क के लिए या लेजर के लिए। ठीक है, बाकी सब आपका गलत हो जाएगा, डेली यूज़, ठीक है, राइटिंग, ये सब आपको गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, इन द कार्टून द स्टूडेंट्स रिएक्शन रिवील्स दैट ही इज़, जो कार्टून बना हुआ है जो आपको मैंने दिखाया अभी, ठीक है, कौन सा कार्टून की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला कार्टून। तो ये वाला कार्टून जो बना हुआ कि मेरे सारे फैक्ट्स रॉन्ग है, मैंने तो सब इंटरनेट से कॉपी किया है। तो ये वाले कार्टून में बच्चे के क्या एक्सप्रेशन है, इंडिग्नेंट। ठीक है, डिग्निटी आप जानते हो उससे इंडिग्नेंट बना है, अपोलोजेटिक, ओबीडियंट एंड इंक्विसिटिव। तो इसका मतलब होता है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़, जब सामने वाला कोई चीज़ कह रहा हो, वो चीज़ आपको बुरी लग जाती है, तो उसे हम इंडिग्नेंट कहते हैं। ठीक है, एंग्री होते हैं आप जब, शॉक होते हैं क्योंकि किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी होती है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जो आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी से, तो आप इंक्विजिटिव होते हैं। ठीक है, आप कोई क्वेश्चंस करते हैं आप जब, तो आपको इंक्विजिटिव बोला जाता है। ओबीडियंट आप जानते हैं, बात मानने वाला। अपोलोजेटिक यानी अपॉलॉजी कर रहा है। तो ये बच्चा क्या है, ये बच्चा इंडिग्नेंट है। ठीक है, डिग्निटी नहीं है इसके अंदर, और बहुत गुस्सा हो रहा है अपने टीचर पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फैक्ट सारे रॉन्ग हैं और आपने गलत चेक किया होगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करते हैं कई बार। चलिए, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सब्सटैंशिएटेड, यानी कि सेड या क्या मतलब क्या क्या चीज़ ऐसी है जो उससे कन्वे नहीं की गई है पैराग्राफ 4 से। तो पैराग्राफ 4 आपका कौन सा था, जिसमें आपको बताया गया था कि इतने इतने लोग क्यों लोग रिसर्च के लिए ई बुक का यूज़ करते हैं। तो देखिए 3/4 ऑफ द रिस्पॉन्सेज प्रिफर्ड प्रिंट बुक्स। ठीक है, फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग, तो एकदम सही है ये। ठीक है, नहीं तो पैराग्राफ 4 नहीं, वो नहीं था, दूसरा था पैराग्राफ 4। मैं आपको दिखा दूँ, पैराग्राफ 4 था, यहाँ पे आपकी वो वाली बात की गई थी। ये पैराग्राफ 5 था, ये था पैराग्राफ 4। और यहाँ पे बात किया गया था जो सर्वे हुआ था, जो किसने किया था, एलजे रिसर्च स्पॉन्सर्ड बाय एप्सको ने बनाया था ये। 74% ने कहा था कि प्रेफर करते हैं प्रिंट बुक लेजर के लिए, 45% ने कहा था कि चूज़ करते हैं ई बुक फॉर रिसर्च एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 प्रेफर्ड प्रिंट बुक फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग, तो एकदम सही है। मतलब
इस ऑप्शन के लिए सही है, हमें नॉट बताना तो ये गलत हो जाएगा। ए लिटिल लेस देन 50% वोटेड फॉर ई बुक फॉर रिसर्च, तो 45% ने किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन सही है। मोर देन 50% स्टेटेड एंजॉइंग बोथ वर्जन फॉर लेजर एंड रीडिंग, तो गलत है ये क्योंकि दोनों ने नहीं कहा था। द सर्वे इंटेंडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ई बुक एक्सपीरियंस अमंग स्टूडेंट्स, तो ये भी एकदम सही है, उसी के लिए का सर्वे किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा आंसर में। चलिए 10th क्वेश्चन जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2018 सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेज द फीचर्स ऑफ पेज नंबर्स फॉर यूज इन साइटेशन कंटेंट ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस रिस्पेक्टिवली। तो आप देख लीजिएगा ग्राफ से, आपका ऑप्शन 2 बन के आता है, ये आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 75%, ये हो जाएगा 43%। ठीक है, चलिए तो इतना था हमारे आज के वीडियो में। ये 10th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो में, इसी तरह की कोई सीरीज़ अगर आपको और पसंद है और लानी है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और ये इस तरह की सीरीज़ और बनाऊंगा आपके लिए, इस तरह की वीडियोस और ट्राई करूंगा बनाने का। बाकी इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए सबकी तरफ, सबको फैला दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।